हेलो स्मार्टियंस। आज जेई मेंस का जो आपका पेपर हो गया है, आंसर की भी आ चुकी है और तो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को। आप सेकेंड शिफ्ट की तैयारी में आप जुट जाइए। अप्रैल में जो पेपर होने वाला है, इसलिए मैं जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं उनके मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसको सॉल्व करके आपको एक पूरा फॉर्मेट दे दूंगा, ताकि आप आराम से उन क्वेश्चनों का सलूशन कैसे करना है, किस तरीके से ट्रिकें यूज़ करके हम उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इसका मैं पूरा डिस्कस करूंगा और आप उसको सॉल्व करिए और देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट अच्छा नहीं हुआ है या उनको और अपने परसेंटाइल को बढ़ाना है या नंबर्स को और बढ़ाना है, तो उन्हें ये क्वेश्चंस को ज़रूर लगा के जाना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अप्रैल में आने वाले पेपर्स में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, कैसे हम उसको हल कर सकें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो पूरे 5 शिफ्ट में जो 10 पेपर्स आए हैं मैथमेटिक्स के, करीब 300 क्वेश्चंस तो आपको वहीं से ही मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करिए, सॉल्व करिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि क्या फर्स्ट शिफ्ट 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7 - 2 11 फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए एक पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और 2 लाइंस आपको दे रखी हैं। हम इस लाइन को मान लीजिए कह देते हैं L1 और इस लाइन को मान लीजिए L2। तो ये पॉइंट से लाइन में डालने वाला जो सोल्यूशन है, ये लाइंस में कैसे जाएगा, तो उसको हम मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है आपको इस तरीके से दे रखा है। यहाँ कहीं मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P कह दे रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट A हैं और ये कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं 7 - 2 और 11, ठीक है। और ये लाइन मान लीजिए कि इस लाइन से इसकी डिस्टेंस निकालनी, और इस लाइन को हम बोल दे रहे हैं, कोई भी नाम दे दे रहे हैं। इस लाइन से हमको डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। और ये इस लाइन को B पर कहीं टच करता है, यानी हमको डिस्टेंस क्या निकालनी है, AB की निकालनी है। और इस लाइन के पैरेलल है, तो एक लाइन L1 ले लेते हैं जो इस लाइन के पैरेलल, मान लीजिए ये लाइन है L1 जो इस AB के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये लाइन क्या है हमारी x - 5/2 = 7 1 - 3 = z - 5/6। और ये जो लाइन L2 है जिससे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, वो लाइन की इक्वेशन क्या है x - 6/1 = y - 4/0 z - 8/3। इस तरीके से 2 लाइंस दे रखी है और AB की आपसे यानी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है। यानी इस लाइन के अगर पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू L1। अगर AB इस पैरेलल है तो हम AB की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो AB की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट्स को हम इस पर रख के चेक कर लेते हैं कि AB की इक्वेशन किस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसके पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए x - 7। भाई अगर इसके पैरेलल है तो यही होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन से में कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा x - 7/2 = y + 2/-3 क्या कर देंगे z - 11/6 = हम क्या लिख देंगे लैम्डा, कि ये लैम्डा के इक्वल है। इसको ले लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x = आ जाएगा 2 लैम्डा + 7। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -3 लैम्डा - 2। और जब z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, z = हमारा आ जाएगा 6 लैम्डा + 11। क्या आ जाएगा 6 लैम्डा + 11। तो यानी कि हमारे पास जो B पॉइंट है,
अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 कॉमा 6 लैम्डा प्लस 11। तो इस तरीके से ये बी के कोऑर्डिनेट होगा। अब क्योंकि लाइन डिस्टेंस हमें ए बी की निकालनी है, ठीक है, तो ये जो बी के पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 और तो 6 लैम्डा प्लस 11 हो गए। और ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा अगर बी पॉइंट उसमें है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट तो ये होगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम निकाल लेते हैं, इस उस लाइन पर पुट कर देते हैं ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6 अपॉन 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है, माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू कितनी है, 6 लैम्डा प्लस 11 अपॉन माइनस 8 अपॉन 3। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशंस को सॉल्व करें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -2। तो ये लैम्डा अगर हमारे पास आ गया कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो हम पॉइंट बी निकाल लेते हैं। तो पॉइंट बी हमारे, पॉइंट बी कितना हो जाएगा, तो 3 लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -2 रखेंगे तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -2 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1। तो 3 4 -1 ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3 4 -1, ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1, तो मॉड ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, और z2 क्या है -1 माइनस 11 का क्या हो जाएगा z2 आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 हो गया, 4 प्लस 2 हो गया, और z2 क्या हो जाएगा -1 माइनस 11 का स्क्वायर, -1 माइनस 11 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, यहाँ पे कितना हुआ 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 196, यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 14। तो डिस्टेंस इसकी कितनी आ गई 14। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 14 आ गई, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, आंसर क्या आ गया 14 आ गया। तो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन देख के भी कर, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा वैसा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए, इस टाइप से मिलने वाले जहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। आप बहुत जल्दी से, ऐसी टाइप का पैटर्न आने वाला है अप्रैल में भी, तो आप उसी को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देन, ये थोड़ा अच्छा सा भी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सॉल्व करके पता करते हैं कैसा है। x इक्वल्स टू x2, y इक्वल्स टू yt बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिस्पेक्टिवली। ए बी आर पर है तो x, ये कंडीशंस कुछ दे रखी है, x0 2 y0 1 है, ये दे रखा है, और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच xt इक्वल्स टू yt। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं।
तो dx बाई डी टी प्लस क्या दे रखा है, पहली इक्वेशन आपकी दे रखी है dx प्लस डी टी प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल से ही कर लेते हैं। dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ए एक्स हो जाएगा, तो dx के नीचे x ले आएंगे, dx अपॉन एक्स माइनस ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस सी। ठीक है, सॉरी, इसको इंटीग्रेट पहले कर देंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस, तो ये हो जाएगा log x log mod ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस सी। ठीक है, तो माइनस ए टी प्लस सी हो जाता है। अब कंडीशन देख लेते हैं, x 0 पर t है, इसका मतलब ये है कि t की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 2 है, तो t की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो और x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा ln t इक्वल्स टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू आ गई ln t। अगर c की वैल्यू ln t आ गई है, यहाँ पर c की वैल्यू ln t हो गई, यानी कि इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ln x इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस ln 2। ठीक है, यही हो गया ln x इक्वल्स टू ln t। तो यहाँ से देख लेते हैं, ln इधर आ जाएगा तो ln x बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 80। ठीक है, तो x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 2 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 80, यानी x इक्वल्स टू 2 ई की पावर माइनस 80। तो एक x तो मेरे पास ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 2 ई की पावर माइनस 80। तो इस तरीके से हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार हम y की वैल्यू भी देख लेते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम y को चेक करेंगे तो देखिए y क्या हो जाएगा, सेम काम करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा d, इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व होकर यहाँ पर आ जाएगा ln x इक्वल्स टू, अगर dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस बी वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस बी डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा ln y इक्वल्स टू माइनस बी टी प्लस के ले लेते हैं, यहाँ दूसरा कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, y 0 पर यानी t इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ln y हो जाएगा, तो k की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ गई। यहाँ k की वैल्यू 0 हो गई, तो ln y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस बी टी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस बी टी, e की पावर माइनस बी टी। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या दे रखी है, तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि 3y1 इक्वल्स टू 2x1, 3y1 इक्वल्स टू 2x1। तो जरा हम निकाल लेते हैं कि 3y1 इक्वल्स टू 2x1 क्या है। 3y1 इक्वल्स टू 2x1। ठीक है, 3y1 इक्वल्स टू 2x1 और y1 यानी y ये है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 t की जगह 1 रखना है, तो y की वैल्यू तो ये ऑलरेडी दे रखी है, तो 3 e की पावर माइनस बी हो जाएगा ये। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 पे 2 e की पावर माइनस 1, तो 2 इंटू 2 e की पावर माइनस ए हो जाएगी, माइनस ए, क्योंकि t की वैल्यू 1 रखनी, तो 2 इंटू 2 e की पावर माइनस ए हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनी 3e की पावर माइनस बी इक्वल्स टू 4e की पावर माइनस ए। ठीक है, तो हम इसको 3 इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो जो हमारी एक कंडीशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, हम इधर से चेक कर लेते हैं। तो एक कंडीशन हमारी बन जाएगी यहाँ से कि
ई की पावर a माइनस बी, ई की पावर a माइनस बी इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, यही तो हो जाएगा। और a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 4/3। तो a की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू आ गई ln 4/3। अब हमसे पूछ किस पे रहा है, xt इक्वल्स टू वाई टी पे। तो जरा हम इसको चेक कर लेते हैं, xt इक्वल्स टू वाई टी पे क्या दिखा रहा है, xt इक्वल्स टू वाई टी। तो xt हमारा क्या ये है 2e की पावर माइनस ए टी इक्वल्स टू वाई टी हमारा क्या है e की पावर माइनस बी टी। तो एक कंडीशन तो ये हो गई 2e की पावर माइनस बी टी। तो यहां से निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर अगर हम e को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर a माइनस बी इंटू टी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू टी को हम ln t लिख सकते हैं। ठीक है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई हमारी, ln 4/3। तो ln 4/3 इंटू टी इक्वल्स टू ln 2। तो t की वैल्यू क्या आ गई, ln 2 अपॉन ln 4/3। तो ये a बाई बी यानी बेस में चला जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 4/3 इंटू 2। तो आंसर हमारा कौन सा सही दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर बी। तो लॉग में आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 टू 2 हो जाएगा, या लॉग कर दो क्योंकि बेस तो ई का है नहीं, तो इसको हम लॉग लिख सकते हैं। तो लॉग कर देते हैं इसको, ये सब लॉग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लॉग की तरह आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लॉग 4/3 2। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग 4/3 की पावर 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बस कैलकुलेशन ही था, इसमें सिंपल एक वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन था, बाकी कंडीशन लगा के हमको प्रूफ करना था। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग 4/3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n माइनस सी आर के स्क्वायर 8 एन सी आर प्लस 1। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई IIT JEE के मेन के पेपर में कई बार पूछा गया है। अलग अलग है कंडीशन है, कभी यहाँ के स्क्वायर -3 हो जाता है, कभी के स्क्वायर -2 होता है। ये पूछा कई बार गया है, अलग अलग पेपर्स में कई बार पूछा गया है, और इस बार भी उसी तरह पूछा गया। तो यहाँ पर एक आपको फार्मूला याद होगा कि जब हम लोग NCR इक्वल्स टू को हम क्या लिख सकते हैं, n/r n-1 CR-1। ये एक बड़ा ही जनरल सा फॉर्म होता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि NCR n/r n-1 CR। इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा गौर करें, तो ये कंडीशन हमें दे रखी है n-1 CR। और एक चीज आपको और भी पता होनी चाहिए कि जो NCR होता है, तो ये आपको हमेशा पता ही है कि n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो यहाँ पर n जो होता है हमेशा r से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है। तो n की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होनी चाहिए, एक तो कंडीशन ये याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो n-1 CR इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, k² -8 NCR -1 है, तो यहाँ से एक n निकाल लेंगे बाहर। तो ये n अपॉन यहाँ से r+1 इस फार्मूले का यूज करके, तो यहाँ से क्या बचेगा, n-1 C क्या बचेगा, CR बचेगा, n-1 CR। तो r+1 था तो r+1 बाहर ले लिया, तो n-1 CR बचा। तो n-1 CR से n-1 CR कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई कि k² -8 इक्वल्स टू आ गया r+1 अपॉन n। ये कंडीशन आ गई। अब क्योंकि n r से बड़ा है तो r+1 n हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा, या 1 से हमेशा छोटा रहेगा।
ठीक है, क्योंकि n r से बड़ा है तो ये कंडीशन लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि के स्क्वायर माइनस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी मॉड ऑफ के इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी अगर के की वैल्यू चेक करेंगे तो वो 3 और 3 के बीच में जाएगी, -3 से 3 के बीच में रहेगी के की वैल्यू। ठीक है, तो -3 से 3 के बीच। एक तो कंडीशन ये हो गई कि के की वैल्यू हमेशा -3 और 3 के बीच में रहेगी। लेकिन जरा इस पे भी गौर करो कि के स्क्वायर -8 हमेशा कैसा होना चाहिए। अगर हम के स्क्वायर -8 की बात करें तो वो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा के स्क्वायर -8। तो अगर उसको हम सॉल्व कर लें तो के स्क्वायर -8 इज ग्रेटर देन 0 हमेशा रहेगा। के स्क्वायर -8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा यहाँ पर, तभी ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो पाएगी। अगर के स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि के स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8, ऑलवेज ग्रेटर देन 8। तो मॉड ऑफ के इज ग्रेटर देन 2√2, मॉड ऑफ के इज ग्रेटर देन 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि के की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, -2√2 से, और के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी 2√2 से। ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई कि के की वैल्यू 2√2 से बड़ी होगी और के की वैल्यू -2√2 से छोटी होगी। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इन दोनों को अगर मिला दें तो कंडीशन तो यही बच रही है कि k इज ग्रेटर देन 2√2 एंड लेस देन इक्वल्स टू √3। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो सही होगा, तो ऑप्शन बी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में को आपको बस कंडीशंस चेक करनी है कि ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ बड़ी है, कहाँ कौन सी चीज़ छोटी है, ये हमको ध्यान रखना है कि n हमेशा जो होगा r से बड़ा होगा और के स्क्वायर 8 की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी यहाँ पे, क्योंकि वो कंडीशन हमको बता रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AB be the orthocenter of the triangle whose vertices are this and इस तरीके की आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, 2 भी हो गया है, 1 भी हो गया। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ये कंडीशन दे रखी है और आपको सॉल्व करना है। आर्थो सेंटर का क्वेश्चन है, तो आर्थो सेंटर मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही हो कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से, यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब आर्थो सेंटर का मतलब है कि इस पॉइंट से एक एल्टीट्यूड यहाँ पर डाल दीजिए, इस पॉइंट से एक एल्टीट्यूड यहां पर डाल दीजिए और इस पॉइंट से एक एल्टीट्यूड इस एच पे डाल दीजिए। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आर्थो सेंटर। और इसके कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं a, b, ये हमारा आर्थो सेंटर है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, a, b दे रखे हैं। तो मान लीजिए इसको हम ये बोल दे रहे हैं, a, B और C। A के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 1, 2, B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3 और C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 1। तो अगर हम A, B निकाल ले दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो जरा गौर करिए, मान लीजिए A, B, C है, इसको D ले रहे हैं, B, E और ये हो गया F। अगर हम AD का स्लोप निकाल लें तो ये इस पर क्या है, एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा, यानी स्लोप ऑफ AD स्लोप ऑफ BC इक्वल्स टू -1।
यही तो हो जाएगा। तो कंडीशन क्या लगेगी कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1। लिख सकते हैं स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1, ये हो सकता है। तो स्लोप ऑफ ए डी जानते हैं, ये 2 पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगी स्लोप ऑफ ए डी, बी -2 y2 - y1, तो b -2 अपॉन a -1 इज इक्वल टू इनटू स्लोप ये निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2 - 3 इज इक्वल टू -1। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से कंडीशन देख लीजिए क्या बन रही है, b -2 अपॉन a -1, ये क्या बचा 2 - 1 तो -2, तो ये हो गया हमारा -2 बचा, तो ये -1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2b - 4 इज इक्वल टू a -1। 2b - 4 इज इक्वल टू a -1 हो जाएगा। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, a -2b इक्वल्स टू प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। a -2b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक तो ये आ गया। फिर इसको निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ b इंटू स्लोप ऑफ CF इक्वल्स टू -1। ठीक है, स्लोप ऑफ, वैसे तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता था। अगर देखें तो ए बी क्या है, इस पर है, तो हमको तो अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम किंग्स रूल का यूज़ करके, किंग फार्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a + b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि a + b इक्वल्स टू 4 ही आएगा, लेकिन हम a और b की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो मान लीजिए कभी आपसे a और b की वैल्यू भी पूछ दी जाए तो a और b की वैल्यू निकालना ज़्यादा सही रहेगा। तो a - 2b + 3 इक्वल्स टू 0। अब स्लोप ऑफ BC निकाल ले, स्लोप ऑफ BF है, सॉरी, स्लोप ऑफ BF इंटू स्लोप ऑफ AC, BF और स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ BF क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BF हमारा हो जाएगा 3 - b अपॉन 2 - a इंटू स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए, 1 - 2 या 2 - 1 कर लीजिए, जैसा भी हो, 2 - 1 अपॉन 1 - 3 इज इक्वल्स टू -1। तो ये क्या हो जाएगा 1/-2, तो -2 चला जाएगा उधर, तो 3 - b 2 - a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 - b 4 - 2a, तो इधर आ जाएगा, तो 2a + b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a - 4b 2a - 4b इज इक्वल्स टू -6। तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 5b इज इक्वल्स टू 7। तो b की वैल्यू आ गई 7/5 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7/5 हो गई, और a की वैल्यू हमारी भी आ जाएगी क्या, b की वैल्यू हो गई 7/5।
ये क्या आ रहा है, 3 माइनस बी है, 2a माइनस बी होगा, सॉरी ये तो 2a माइनस बी होगा, ये 2a इधर आएगा तो 2a माइनस बी होगा, तो ये 3b आएगी, तो 7/3 आ जाएगी और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/3। ठीक है, यानी कि a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/3 और b की वैल्यू हो गई 7/3। तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक, तो ये एक आर्थो सेंटर 5/3, 7/3 हमारा आ गया जब हमने स्लोप निकाला। अब हमको इसको सॉल्व करना है I1 I2, तो हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं किंग्स फार्मूले से। तो अगर हम किंग फार्मूले से I1 को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। किंग फार्मूले से क्या दे रखा है, I1 इक्वल्स टू A से B दे रखा है, तो सीधा से हम ए और B की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, सीधा यहाँ पर रख देंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ से 4। a प्लस बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, तो a प्लस बी, तो x की जगह किंग फार्मूले से क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स ले लेंगे। ठीक है, 4 माइनस एक्स, यहाँ साइन है, यहाँ से x बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x, जैसे ही बाहर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, यहाँ भी बचेगा तो वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा dx। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स dx। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अलग अलग अगर हम इंटीग्रेशन बनाएंगे तो a से b 4 साइन x 4 माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, x 4 माइनस एक्स, तो देखिए x 4 माइनस एक्स तो I2 मिल रहा है, तो एक तो काम हमारा ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का a से b x साइन क्या हो जाएगा ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये I1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, I1 इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू हो गई हमारी I2 4I2, और ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है ये I1 के इक्वल दे रखी है, तो I1 हो जाएगा। तो 2I1 इक्वल्स टू 4I2, और हमको पूछ क्या रहा I1 अपॉन I2, तो I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। I1 अपॉन I2 की वैल्यू हमारी आ गई 2, और हमसे क्या पूछ रहा है 36 I1 अपॉन I2, यानी 36 इंटू 2, आंसर क्या हो जाना चाहिए 72। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 72, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया है कि 72 इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है क्या कि इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज इतना, देन द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो सीधा सीधा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला जानते ही हो आप क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन, टू लाइन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू लाइन्स को हम क्या कहते हैं, एस डी मान लेते हैं। एस डी इक्वल टू क्या हो जाता है, मॉड ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट के साथ B1 क्रॉस B2 अपॉन क्या हो जाता है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी और टोटल का मॉड लगा देंगे। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ रखा है। और हमारा इसमें A1 क्या है, A1 ये हो गए हमारे 4 1 1 लैम्डा 1
ये 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे तो लैम्डा 1 और 2 ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो A1 हम ले लेते हैं, A1 हमारा हो जाएगा 4 -1 एंड 0। A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा क्या, लैम्डा -1 एंड 2। और इसी प्रकार B1 हमारा क्या हो जाएगा, B1 हमारा हो जाएगा 1 2 -3, 1 2 -3। और B2 हमारा क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा हमारा, अगर हम B2 की बात करें तो B2 हमारा हो जाएगा 2 4 -5, 2 4 -5। तो ये हमारे A1 A2 B1 B2 आ गए। अब हम B1 क्रॉस B2 निकाल लें, A2 माइनस A1 निकाल लें, तो सीधे सीधे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में उसमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एस डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे अगर हम, तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी लैम्डा -4, लैम्डा -4 हो जाएगा, -1 -1 +1 हो गया तो 0 हो जाएगा, और 2 में से गया तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये A2 माइनस A1 लिख दिया हमने। ठीक, फिर B1 क्या है हमारा 1 2 -3, तो 1 2 -3। और B2 क्या है 2 4 -5, उसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, अपॉन में इसका B1 क्रॉस B2 का I J K के फॉर्म में आ जाएगा, I J एंड K। तो B1 क्या हो जाएगा 1 2 -3 और 2 4 -5। तो ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया। और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, शॉर्टर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6√5 दे रखी है। तो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा -4 से तो ये आ जाएगा क्या, तो 6√5 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, लैम्डा -4, ये कितना हो जाएगा 10 में से 12 प्लस का 12, तो लैम्डा -4 इंटू 2 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 ही रहेगा, तो माइनस का 0। और ये कितना दे रखा है 2 4 4 0, तो 2 इंटू 0 ये हो जाएगा, 2 इंटू 0 ये हो जाएगा। तो ऊपर का तो ये आ गया। अब नीचे का देख लेते हैं, तो नीचे का क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके 5 दूनी 10 और 12 यानी 2i, ये तो हो गया आपका 2i। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 2i, और फिर हो जाएगा j के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं -5 और प्लस का 6, -5 प्लस तो -1j, तो -j हो जाएगा, ये j हो जाएगा। और k की वैल्यू देख लेते हैं 4, ये तो 0 हो जाएगी, तो +0k, +0k। ठीक है, +0k हो जाएगा। इसको चाहे तो मॉड में लिखना चाहे तो लिख दो। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ 2 लैम्डा -4 अपॉन इसका मॉड क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, और एक ये 6√5 दे रखा है, तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √5 से √5 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, तो 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ लैम्डा -4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो लैम्डा -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी +-3, तो एक लैम्डा हमारा आ जाएगा 7 और दूसरा लैम्डा हमारा आ जाएगा, इसको हम एक को लैम्डा 1 कह दे रहे हैं, दूसरे को लैम्डा 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
1 आ जाएगी, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू यानी लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो लैम्डा का जो सम ऑफ पूछ रहा था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, फटाफट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके आपको पता ही है डायरेक्शन कोसाइन ये है और वो सब, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन द प्रोग्रेशन दिस ऑफ 25 टर्म एंड दिस अप टू 37 टर्म। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म है तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉमन डिफरेंस का वो ले लें एलसीएम, तो हमको पता चल जाएगा कि जो नई सीरीज ये बता रहे हैं जो बन रही है वो कहाँ तक जाएगी। तो कह रहा है कितने उसमें टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, इसका तो 5 है, यहाँ से इसका 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 दिख रहा है। तो दोनों के कॉमन डिफरेंस, एक का 5 और दूसरे का 3 है, तो एलसीएम ऑफ 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ये तो हमको पता चल गया कि एलसीएम 5 है, और सीरीज देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म 9 ही कॉमन है, तो कॉमन पहला टर्म हो गया 9। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नई सीरीज का कितना होगा, अगर दूसरा हम काउंट करें तो 24 दूसरा टर्म होगा, यानी कि इसका डी हमारा 15 ऑलरेडी है, तो डी 15 हो जाएगा नई सीरीज का। ठीक है, तो उसके टोटल टर्म निकाल लेते हैं। पहले तो हमको ये निकालना होगा कि 25 तक इसका आखिरी टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म इसका क्या होगा इस वाली सीरीज का 4, 9, 14, 19 का लास्ट टर्म, यानी एल निकाल लें, तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस कितने टर्म तक है 24, तो 24 इंटू 5, तो ये करीब हो जाएगा हमारा 124, लास्ट टर्म इसका 124 हो जाएगा। और इस वाली सीरीज का क्या हो जाएगा, इस वाली सीरीज का 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन दे रखा है, तो इसका जो लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 प्लस कितने टर्म तक की सीरीज है 37, यानी 36 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये हो गया 111, तो लास्ट टर्म इसका कितना हो गया 111। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नई सीरीज बन रही है वो 111 से छोटी होनी चाहिए। तो नई सीरीज को हम निकाल लेते हैं, तो नई सीरीज में कितने टर्म होंगे, तो नई सीरीज का पहला टर्म है डी है, तो 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लेस देन होना चाहिए किसके 111 के, 111 से छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, तो 9, तो ये हो गया 9 प्लस 15 n माइनस 15 इज लेस देन इक्वल्स टू 1111, तो कितना बचा 15n इज 15 नो माइनस 6, यानी इधर चला जाएगा तो 117, तो n की वैल्यू क्या होगी लेस देन इक्वल्स टू 117 अपॉन 15, तो ये करीब आ रहा है 7.8 के आसपास आ रहा है, ये करीब 7.8 के आसपास आ रहा है, यानी 7.8 से छोटा ही है, यानी तो 7.8 से छोटा टर्म कौन सा होगा 7 होगा, ना कि 8 होगा 7 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 7, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 7 आंसर होगा, क्योंकि n 7.8 से छोटा है तो 7 टर्म ही आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, 8 नहीं होगा 7 होगा। ठीक है, तो 7.8 से छोटा टर्म चाहिए था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ s z माइनस आई जेड प्लस आई जेड माइनस वन, देन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है ns पे। ठीक है, तो जरा गौर करिए, ये आप चाहो तो इसको सर्कल से भी सॉल्व कर सकते हो या z माइनस आई की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो एक तो डिस्टेंस बिटवीन, जिसे हम इसमें निकालना चाहें, तो ये देखिए पॉइंट क्या होगा, ये अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस में एज ए पॉइंट बनाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,1, इसका क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1, ये हो जाना चाहिए 0,-1 और ये हो जाएगा 1,0। ऐसे 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर हम एक्सेस में चेक कर लें तो 0,1 आपका कहाँ पर होगा, 0,1 होगा यहाँ पर, 0,-1 होगा यहाँ पर और 1,0 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। और अगर ट्राइंगल फॉर्म करेगा तो अगर हम इससे मिला दें तो एक सर्कल इन टाइप का बन जाएगा इस तरीके से, ये एक साइड तो ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट मिल जाएगा, यानी ये पॉइंट है हमारे क्या 0,-1, ये है 0,1 और ये पॉइंट है हमारा 1,0। तो इस तरीके से देखिए एक सेंटर है। तो ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर कौन सा होगा, यहाँ कहीं होगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, हर वर्टेक्स से उसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, यानी ये डिस्टेंस और ये सारी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होनी चाहिए। अगर उसकी डिस्टेंस सेम होगी वही होगा, तो यानी आंसर तो इसका क्लियर आउट है कि 1 होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अगर हमें निकालना है तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन, और ये क्या दे रखा है z-i क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन z-i एंड दिस पॉइंट z एंड i के बीच का डिस्टेंस हमको चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन z एंड i। ठीक है, वैसे ही z+i क्या है, z+i भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, z एंड -i के बीच में। और मॉड ऑफ z-1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड 1 के बीच में। तो ये डिस्टेंस है, तो वो z एक यहीं कहीं मिलेगा, यही वो z पॉइंट होगा जहां पर वो क्या होगा, सेम होगा, हर जगह से ये सेम है। तो इसका आंसर तो 1 ही आना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, अगर वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसी को सेटिस्फाई कर रहा है जहां से इसकी डिस्टेंस हर जगह से इक्वल होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, हाँ अगर पॉइंट पूछता तो आंसर 3 हो जाता, लेकिन आंसर इसका 1 ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन आप पॉइंट निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट 1 + √1 + x⁴ और दिस। तो कुछ लोगों ने लिमिट का है तो 0/0 के फॉर्म से भी चेक करके निकाल लिया, तो लेकिन इस तरीके से ना करें, इसको थोड़ा अलग मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज कर लें बाइनोमियल फॉर्म में, बाइनोमियल का यूज़ कर लें तो ज़्यादा जल्दी ये सॉल्व होगा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि बाइनोमियल क्या होती है, 1 + x⁴n। ठीक है, अब लिमिट क्या लगी हुई है, x टेंडिंग टू 0। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब है कि हाइयर पावर हमारी लगभग 0 की ओर चली जाएंगी। तो हाइयर पावर को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये सीरीज जो है कन्वर्ट किस में हो जाती है, 1 + nx में, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लमसम बराबर मान लेते हैं, 1 + nx हो जाएगी। 1 + x⁴n क्या हो जाएगा, 1 + nx के तरीके हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या दे रखा है, √1 + x⁴ है। तो अगर हम इसको बाइनोमियल की तरह सॉल्व करें, या इसको क्या करें कि x⁴, तो हम लोग इसको बाइनोमियल की तरह सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो 1 + x⁴ लिखा है, तो हम इसको क्या ले लें, 1 + x⁴ 1/2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करें तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + 1/2 x⁴। ये इसको हम इस तरीके से
यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 की तरह यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस, हम अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। तो यहाँ से 2 है तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पावर 0 अंडर रूट 2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम क्वेश्चनों को इस तरीके कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें कि 2 बाहर ले लें ताकि ये √2 हमारा जो डिस्टर्ब कर रहा है वो कट जाएगा इस तरीके से। x की पावर 2 अगर हम 2 यहाँ से बाहर लेंगे तो जैसे 2 बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4। तो यहाँ तक फिर हमने इस तरीके से हमने इसको कर लिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिर बायनोमियल एक्सप्रेशन में लिख देंगे, तो ये इसको अगर हम बायनोमियल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 1/2, ये अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस 1/8 एक्स की पावर 4 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो जरा लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस 1/8 एक्स की पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो यहां से ये चेंज होके क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको इधर ले जा रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √2। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर रहे थे, तो ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा √2 प्लस √2/8 एक्स, √2/8 एक्स की पावर 4 माइनस √2 अपॉन एक्स की पावर 4। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4 से ये एक्स की पावर 4, तो a की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4√2। तो ये तो a की वैल्यू आ गई 1/4√2। अब हम जरा b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो b की हमारी वैल्यू होगी उसको देख लेते हैं कैसे हो जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा आप रैशनलाइज करके कर दो, जो ज़्यादा तुरंत फटाफट हो जाएगा। तो हम जरा इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये b की वैल्यू हम लोग निकाल लें, b इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x है ऊपर, रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा √2 प्लस अंडर रूट √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। ठीक है, और नीचे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस cos x, यही हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस cos x। तो साइन स्क्वायर x को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट लगा के, क्योंकि cos x आ गया तो अब लिमिट लग जाएगी, तो cos 0 रख देंगे तो 1 1 2 प्लस 2√2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2√2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस cos x। तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है तो वो एक cos x कट जाएगा तो 1 प्लस cos x बचेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस cos x 2√2, तो x की वैल्यू जरूर रखेंगे तो 4, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4√2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है AB क्यूब, तो a
बी क्यूब, ए हो गया 1/4√2 और ये हो गया 4√2 का क्यूब। तो एक 4√2 चला जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो 16 × 2 यानी 32 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 32 दे रखा भी है, तो ये आंसर सही है, 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के थोड़े से इजी क्वेश्चन थे, तो 32 इसका ये आंसर। ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, बस इतना ध्यान रखिए कि देखिए जब भी इस तरीके के अंडर रूट या बाइनोमियल फॉर्म में देखे तो उसको बाइनोमियल से ही लगाने की कोशिश करिए। लिमिट के क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और सॉल्व करने का तरीका, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, हॉपिटल रूल लगाने के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो सीधा यही तरीका इसका सबसे इजी और फास्टेस्ट है। ठीक है, 4 पॉइंट दे रखे हैं, लाइज ऑन अ सर्किल और इक्वल टू के, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको तो आप बहुत मतलब सर्कल को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, डायमीटर की इक्वेशंस देखी होगी, तो इसको बहुत आसानी से, तो सीधा सीधा हम इसको बना लेते हैं कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये एक सर्कल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सर्कल को इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सेस में हम बना देते हैं। तो ये चला गया, तो ये पॉइंट आपका 0,0 हो गया। ठीक है, और इसको ले लो 1, एक पॉइंट ये दे रखा है, तो ये हो गया आपका 1,0 और ये हो गया 0,1। ठीक है, ये हो गया आपका डायमीटर। इन दोनों पॉइंट को इसे मिलाएंगे तो ये तो डायमीटर हो गया, ये मान लीजिए सेंटर है। और कोई पॉइंट कह रहा है कि 2K, 3K। ठीक है, तो डायमीटर की इक्वेशन आपको पता ही है सर्किल की क्या होती है, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट को आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 कर दीजिए, बस सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x - x1 का मतलब क्या होगा, x - 1 और x - 0। वैसे ये y1 क्या हो जाएगा, y - 0 y - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x² - x, और यहाँ से बन जाएगी y² - y इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन के x² - x y², अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि 2K, 3K इसी सर्कल पे है, तो इस सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू 2K² यानी हो गया 4K² माइनस 2K प्लस 9K² - 3K इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 13K² - 5K इक्वल्स टू 0। तो K कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 13K - 5 इक्वल्स टू 0। तो K कभी 0 तो हो नहीं सकता, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13। तो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला 5/13, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको तो करने के नहीं करना था। अब ये हो गया, द फंक्शन fn(2-1) एंड डिफाइंड fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n यानी जो भी हम डोमेन में नेचुरल एलिमेंट रखेंगे तो उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए हम n की वैल्यू सपोज दैट 6 रख देते हैं, तो f6 जो हो, तो 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। तो 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको 1/1 प्रूफ करना है। अगर 1/2 है या नहीं है ये देखना है, तो f6 हमने मान लीजिए 3 रख दिया, तो उसका हाईएस्ट प्राइम, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। वैसे ही अगर हमने n की वैल्यू 12 रख दी, तो f12 कितना हो जाएगा,
आपका F12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, अगर 12 का भी प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी दो अलग अलग का इमेज तो एक ही आ रही है, तो 1 1 तो हो नहीं सकता, तो नाइदर 1 1, तो ये नाइदर तो 1 1 हो गया, ठीक है। ये 1 1 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये नाइदर 1। अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसकी हमको प्री इमेज उसमें मिले सारे में। तो ऑन टू होने के लिए, ऑन टू भी नहीं होगा ये, अगर ऑन टू होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी कोई ना कोई इमेज ऐसी मिले। यहाँ पर देख लीजिए कि Fn ऐसा जब मैनी वन है तो ऑन टू भी होने का कोई चांस दिख नहीं रहा है। अगर आप गौर करें F6 की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, ऑन टू इसलिए नहीं हो सकता है कि ऑन टू भी देखे नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑन टू इसलिए नहीं हो रहा है, तो कह रहा है कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी कि रेंज जो होगी कि वो केवल प्राइम हो सकती, सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकते। तो जब केवल प्राइम नंबर को ही हमें रेंज में लेना है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो रेंज हमारी इसमें क्या है, केवल एक प्राइम फैक्टर है, तो अगर प्राइम फैक्टर है तो इसका ऑन टू भी नहीं होगा।